चलिए हम अब वो बताते हैं अब प्लाज्मा और आरबीसी। हम ब्लड चैप्टर में आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट हम पढ़ा दिए थे और अब बच गया था प्लाज्मा और सीरम। और बाकी नेक्स्ट वीडियो में और जो टॉपिक हम बताएंगे, लेकिन फिलहाल अब चलते हैं प्लाज्मा की ओर। ठीक है, सबसे पहले आपको हम बता देते हैं लिक्विड पार्ट ऑफ एंटीकोगुलेट ब्लड। एंटीकोगुलेट ब्लड, एंटीकोगुलेट का मतलब क्या है? एंटी के मतलब क्या होता है? पृथक्करण। और कोगुलेट का मतलब क्या है? थक्का जमना। यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए, एंटीकोगुलेंट। एंटीकोगुलेंट मतलब होता है थक्का रोधी। और एंटी, एंटी का मतलब होता है खिलाफ, यानी कि एंटी से खिलाफ रहता है, मतलब क्लोट होने से बचता है। और ये कोगुलेट, कोगुलेट का मतलब होता है क्लोट यानी थक्का बनना, यानी कि ब्लड को जो ऐसे थक्का बनने नहीं देता है। ठीक, तो लिक्विड पार्ट ऑफ एंटीकोगुलेट ब्लड, यानी कि प्लाज्मा जो है ब्लड का एक लिक्विड पार्ट है। ठीक, कलर, कलर इसका है येलो। येलो किस, अगर बोलेगा कि प्लाज्मा का रंग कैसा होता है तो येलो, प्लाज्मा का रंग येलो किस कारण से होता है? किस पिगमेंट, पिगमेंट का मतलब होता है वर्णक, बिलिरुबिन पिगमेंट के कारण होता है। कॉम्पोजिशन ऑफ प्लाज्मा, वाटर 90% पाया जाता है, ग्लूकोज 4%, मिनरल्स 1%, प्रोटीन 5%। जिसमें मिनरल जैसे सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सब हो जाएगा। और वाटर में समझ ही नहीं है, ग्लूकोज समझ ही नहीं है, जो ग्लूकोज हम लोग जो पीते हैं। और अब प्रोटीन में चलते हैं, प्रोटीन में फिर 5% होता है। तो प्रोटीन में कौन कौन सा प्रोटीन होता है आपको बताते हैं। एल्बुमिन प्रोटीन, ग्लोबुलिन प्रोटीन, जिसे इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोटीन भी बोला जाता है, और फाइब्रिनोजेन प्रोटीन। अब इसका एल्बुमिन प्रोटीन का काम क्या है? तो ब्लड के ऑस्मेटिक प्रेशर को निर्धारित करता है। यानी कहने का मतलब है क्या कि जब एल्बुमिन का यह काम है, जो ब्लड के ऑस्मेटिक, ऑस्मेटिक यानी मतलब प्रसारण दाब जो होता है वो निर्धारित करता है। ग्लोबुलिन, ग्लोबुलिन का एंटीबॉडी के समान कार्य करता है, यानी ये जो है ग्लोबुलिन एंटीबॉडी का निर्माण करता है। यह वायरस एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन को नष्ट करता है, यानी हमारे शरीर में अगर वायरल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन आएगा तो उसको नष्ट करता है, उससे मतलब लड़ता है। फाइब्रिनोजेन, फाइब्रिनोजेन का काम क्या है? ब्लड को क्लॉट बनने में मदद करना। यानी इसका कहने का मतलब है कि फाइब्रिनोजेन क्लॉट बनने का मदद करे। इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब क्लॉट बन जाएगा, ये क्लॉट हो जाएगा ब्लड। अगर ब्लड शरीर में क्लॉट हो जाएगा तो फिर तो आदमी डेथ हो जाएगा। इसलिए ब्लड क्लॉट बनने में मदद करता है। इसके मतलब है कि जहाँ भी मतलब एक्सीडेंट हो या कटा फटा हो या मतलब सर्जरी होता है, तब उस जगह पे क्लॉट बनने का काम आता है। जैसे यहाँ पे हमको हाथ यहाँ पे ऐसे कट गया, चाहे किसी से मतलब ब्लड से ही कट गया, उसके बाद थोड़ा देरी में देखिएगा ऑटोमेटिक हो जाएगा, कहा है कि ब्लड जो है क्लॉट हो जाएगा 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट में वो क्लॉट हो जाता है। वो क्लॉट बनने के लिए काम आता है, ये ना कि मतलब पूरे शरीर में क्लॉट बन जाएगा तो आदमी मरिए जाएगा। ठीक, अब चलते हैं सीरम प्लस क्लोटिंग फैक्टर, यानी कि सीरम प्लस क्लोटिंग फैक्टर मिलकर क्या बनता है? प्लाज्मा। जब सीरम आपका क्लोटिंग फैक्टर जो भी मतलब सेल है वो जुड़ता है, जब ऐड होता है तो प्लाज्मा बनता है। प्लाज्मा माइनस क्लोटिंग फैक्टर, यानी कि क्लोटिंग फैक्टर में से अगर प्लाज्मा अगर मतलब हट जाए, क्लियर हो जाए, तो उसे सीरम बोलते हैं, जिसमें कोई सेल नहीं हो। एंटीकोगुलेट आर रिक्वायरमेंट फॉर एस्पिरेशन फ्रॉम ब्लड, यानी कि प्लाज्मा जो है एंटीकोगुलेट की तरह काम करता है, और इसका एंटीकोगुलेंट जो कि जरूरत पड़ता है ये मतलब पृथक्करण के लिए। ठीक है, इसको जैसे मतलब ब्लड जो है आवश्यक होता है एंटीकोगुलेंट, जब प्लाज्मा को जब ब्लड से पृथक्करण यानी कि अलग किया जाता है तो उस रिक्वायरमेंट को जरूरत पड़ता है एंटीकोगुलेंट की। और जब एंटीकोगुलेंट अगर नहीं रहेगा तो फिर प्लाज्मा अलग नहीं होगा ब्लड से, तो इसके लिए एंटीकोगुलेंट जरूरत रहता है। ट्रांसफ्यूजन, यानी कि प्लाज्मा का काम है ट्रांसफ्यूजन, एक दूसरे से मतलब एक दूसरे के पेशेंट से मतलब किसी पेशेंट को चढ़ाना प्लाज्मा। जैसे बोन पेशेंट यानी जन्मजात रोगी, जैसे मतलब जन्म से ही मतलब किसी को अगर डिजीज हो, बीमारी हो, तो उस कंडीशन में जो भी रोग हो उसको लिए प्लाज्मा चढ़ाया जाता है। या फिर डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन मतलब
पानी की अगर कमी हो जाता है शरीर में, एकदम बहुत कमी हो जाता है पानी की मात्रा, तो क्या होता है, प्लाज्मा चढ़ा जाता है। प्लाज्मा क्यों चढ़ा जाता है, क्योंकि इसमें 90% जो है से वाटर होता है। अब अगर प्लाज्मा चढ़ाएगा तो पानी की जो कमी रहेगा तो पूर्ति हो जाएगा। तो इसलिए फिर अब डायग्नोस्टिक यानी कि डायग्नोस्टिक टेस्ट यानी कि पैथोलॉजी में भी जांच किया जाता है प्लाज्मा से। पेशेंट के ब्लड की मात्रा को बढ़ाने में और रक्त का थक्का बनने में मदद मिलती है। रक्त का थक्का बनाने से मदद मिलती है, यानी इसको कहने का मतलब क्या है कि पेशेंट के ब्लड की मात्रा को बढ़ाता है। यानी कि पेशेंट जब प्लाज्मा अगर पेशेंट को चढ़ेगा तो ब्लड की मात्रा को बढ़ाएगा। लेकिन हम क्या बोले कि प्लाज्मा में आरबीसी होता ही नहीं है, तो फिर ब्लड को बढ़ाएगा क्यों? तो यहाँ पे तो है कि ब्लड को मात्रा को बढ़ाएगा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ब्लड को नहीं बढ़ाएगा, लेकिन ब्लड की मात्रा को बढ़ाएगा, उसका क्वांटिटी को बढ़ाएगा। जैसे एक गिलास में शरबत है और चीनी बहुत ज़्यादा है, तो उसमें अगर पानी डालेंगे तो पानी डालने के बाद जो है से जो चीनी का जो मात्रा जो मिठास है वो धीरे धीरे पंछुछू होते जाएगा, और वो सब में धीरे धीरे फैलेगा, उसको क्वांटिटी बढ़े जाएगा, अपन छुछू होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। उसी प्रकार से है जो प्लाज्मा पेशेंट में चढ़ता है, तो ब्लड का जो एक मतलब ब्लड का कम जो रहता है, वो ब्लड जो है से पूरे एरिया पूरे वेन में मतलब पूरे ब्लड में जो है सो ब्लड फ्लो करता है। ये ना कि मतलब ब्लड ही बनता है और ब्लड ही बढ़ता है, ब्लड की मात्रा बढ़ता है। जैसे आपको बताया ना कि चीनी शरबत जो है से शरबत में अगर ज़्यादा पानी डालेंगे तो मिठास नहीं बढ़ेगा, लेकिन मिठास का जो क्वांटिटी है वो बढ़ते जाएगा, पर छूछो भले ही हो जाएगा लेकिन वो ज़्यादा बढ़ेगा। ठीक है, लेस टाइम काउंसलिंग, ये मतलब कम से कम में। अगर किसी पेशेंट से अगर ब्लड कलेक्शन लेते हैं, सैंपल लेते हैं, तो मतलब प्लाज्मा के जो डायग्नोस्टिक किया जाता है वो मतलब इसका कम से कम में, मतलब उसका कोगुलेट नहीं होगा, कोलोट नहीं होना चाहिए। कोलोट हो जाएगा तो फिर तो सीरम निकल जाएगा, फिर तो प्लाज्मा ही नहीं रहेगा। तो प्लाज्मा के लिए उसको टाइम वेट नहीं कर, सीधे पेशेंट से ब्लड निकालेंगे, फिर तुरंत ही मतलब 1 से 2 मिनट में उसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे मशीन में। हम बताएंगे वीडियो में किस तरह से कैसे सेंट्रीफ्यूज किया जाता है, उस तरह से सेंट्रीफ्यूज करते हैं। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद जो उसमें का प्लाज्मा जो ऊपर की ओर निकलता है और जो सेल जो है और नीचे वो ब्रेक डाउन हो जाता है, तो उसी ऊपर वाले प्लाज्मा से डायग्नोस्टिक किया जाता है, तो कम समझ जाता है। ठीक, ये तो आपको हम बता दिए। अब चलते हैं सीरम। सीरम क्या है? सीरम वही है जो ब्लड जो है से ब्लड से लिक्विड पार्ट ऑफ कोगुलेंट ब्लड, यानी कि ये जो है से ब्लड के लिक्विड पार्ट है, यानी कोगुलेंट है, यानी कि ये थक्का जमाने वाला है, एंटी कोगुलेंट नहीं है। यहाँ पे क्या लिखे हैं देखिए, कोगुलेंट मतलब थक्का बनना। अब पूरे के नाम धरी जगह एंटी कोगुलेंट थक्का होती है, यानी कि थक्का नहीं बनना। और कोगुलेंट का मतलब थक्का बनना, और एंटी कोगुलेंट का मतलब है थक्का नहीं बनना। तो यहाँ केवल है कोगुलेंट, और यहाँ था एंटी कोगुलेंट, यानी थाका नहीं बनना। यहाँ कोगुलेंट यानी मतलब थाका बनना, तो इसे थाका बनता है। और ये सीरम जो है ब्लड के लिक्विड पार्ट है। ठीक, कलर इसका येलो होता है और बिलिरुबिन पिगमेंट के कारण होता है। आपको बताएं तो पिगमेंट मतलब वर्णक होता है। और एनी फॉर डायग्नोस्टिक टेस्ट, यानी कि ये ओनली फॉर डायग्नोस्टिक टेस्ट, केवल ये डायग्नोस्टिक टेस्ट के ही सीरम यूज किया जाता है, ना कि बल्कि एक दूसरे के पेशेंट्स के चाहने के लिए यूज नहीं किया जाता है। एल्बुमिन एंड ग्लोबुलिन परजेंट, मतलब इसका कहने का मतलब है कि एल्बुमिन और ग्लोबुलिन इसमें परजेंट रहता है और फाइब्रिनोजेन परजेंट नहीं रहता है। क्योंकि अगर फाइब्रिनोजेन इसमें अगर परजेंट रहता है, सीरम में रहेगा, तो क्लोट बना देगा, अथी मतलब क्लोट बना देगा। फाइब्रिनोजेन ब्लड को क्लोट बनाने में मदद करता है। फाइब्रिनोजेन क्या है कि ब्लड को क्लोट बनाता है। अगर इसमें क्लोट अथी फाइब्रिनोजेन रहेगा तो ब्लड क्लोट बना देगा, तो इसीलिए इसमें एल्बुमिन और ग्लोबुलिन रहता है। अब सीरम जो है, सीरम में कुछ नहीं रहना चाहिए, सीरम में कोई सेल नहीं रहता है, ओनली एल्बुमिन और ग्लोबुलिन प्रेजेंट रहता है। एंटीकोगुलेंट आर नॉट रिक्वायर्ड फॉर एस्पिरेशन फ्रॉम ब्लड,
ये क्या कर रहा है कि एंटी कोगुलेंट आर नॉट रिक्वायर्ड, यानी कि एंटी कोगुलेंट का आवश्यक इसमें नहीं है। सीरम के लिए एंटी कोगुलेंट की आवश्यकता इसमें नहीं है, क्योंकि अगर हम पेशेंट से सैंपल निकालेंगे और उसको न केमिकल उनका की जरूरत है, उसको ऑटोमेटिक भाल में छोड़ दीजिए ट्यूब में, ऑटोमेटिक वो क्लोट हो जाएगा। क्लोट होने के बाद फिर उसको सेंट्रीफ्यूज मशीन में कर देंगे, ऑटोमेटिक सीरम छोड़ देगा। तो इसको एंटी कोगुलेंट की जरूरत नहीं है। प्लाज्मा, प्लाज्मा माइनस क्लोटिंग फैक्टर, यानी कि प्लाज्मा और जो क्लोटिंग फैक्टर जो ब्लड है वो अगर आपस में जुड़ेगा, माइनस अगर होगा, प्लाज्मा और क्लोटिंग फैक्टर अगर माइनस होगा तो सीरम बनेगा। ठीक, एल टेस्ट 30 मिनट, एल टेस्ट 30 मिनट, कम से कम 30 मिनट। ये क्या कर रहा है, ये कह रहा है कि अगर किसी पेशेंट को अगर सैंपल निकालेंगे तो ब्लड को कम से कम 30 मिनट या 20 मिनट, तो कम से कम 30 मिनट उसको वेट करना पड़ेगा। अगर वेट करेंगे तभी क्लोट होगा ब्लड। जब ब्लड क्लोट होगा, अब जब ब्लड क्लोट होगा तभी सीरम निकलेगा और सेंट्रीफ्यूज होगा, क्योंकि इसमें एंटीकोगुलेंट नहीं होता है। अब आप बताते हैं, आपको हम थोड़ा सा ट्यूब के बारे में बताते हैं। आप देख सकते हैं एक है, यह है सोडियम, सोडियम फ्लोराइड है, ईडीटीए है, ईडीटीए हो गया, सोडियम फ्लोराइड हो गया, ये हेपारिन हो गया, ये हो गया सोडियम साइट्रेट हो गया, और ये हो गया सोडियम साइट्रेट। ये का मतलब क्या है कि दोनों है तो सोडियम साइट्रेट ही है, लेकिन ये दोनों सोडियम साइट्रेट में 3.2% और है इसमें 3.8% है। क्या है, इसमें एंटीकोगुलेंट है 3.2 और 3.8, इसमें भी सब में मात्रा लिखा हुआ है, सब में एंटीकोगुलेंट है। ये जो 5 भाल जो है ये सब एंटीकोगुलेंट है। इसमें जब कोई भी ब्लड अगर लेंगे तो ब्लड को क्लोट नहीं होने देगा। जब भी ब्लड लेंगे, जब भी प्लाज्मा अगर हमको निकालना है तो यह 5 भाल में से, ट्यूब में से प्लाज्मा निकलेगा। क्योंकि जब पेशेंट के अगर ब्लड लेंगे तो इसको मिक्स करेंगे, मिक्स करने के बाद फिर थोड़ा देरी 1 मिनट में कम से कम में इसको फिर सेंट्रीफ्यूज कर देंगे मशीन में। इस तरह से हम आपको बताते हैं। और सेंट्रीफ्यूज करने के बाद जो सीरम जो प्लाज्मा जो छोड़ेगा वो ऊपर की ओर लिक्विड पदार्थेशन वो आपका प्लाज्मा हो गया। अगर फिर हमको होल ब्लड की जरूरत पड़ेगा, जैसे अगर हमको इसमें भी चाहिए, इसमें भी अगर होल ब्लड की जरूरत पड़ेगा, मतलब केवल ब्लड की जरूरत पड़ेगा, तो फिर इसको मिक्स कर देंगे, रोटेट कर देंगे। ऑरिजेंटल मिक्स, ऑरिजेंटल मिक्स का मतलब क्या है कि 36 मिक्स करना, ये ना कि इसे से पूरा हिलाना नहीं, मिक्स करना ही करना, ताकि सेल ब्रेक डाउन हो जाएगा, यानी कि सेल जो है से हेमरलाइज हो जाएगा। इसलिए हॉरिजेंटल मिक्स करना है, उसके बाद फिर रोटेट करना है। रोटेट मशीन पे रख, या रोटेट मशीन जो है से उस पर रख दीजिए, रोटेट ऐसे से घूमते रहेगा, होल ब्लड हो जाएगा। फिर ब्लड से आप डायग्नोस्टिक या ब्लड से टेस्ट कर सकते हैं। अब फिर अगर इसमें क्या, अगर प्लाज्मा से हमें जरूरत पड़ेगा, अगर प्लाज्मा की आवश्यक पड़ेगा, प्लाज्मा से किसी प्रकार के अगर टेस्ट करना है तो फिर इसको क्या करेंगे, फिर इसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे। फिर सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो ब्लड जो सेल है नीचे नीचे पड़ जाएगा और प्लाज्मा जो है ऊपर आ जाएगा। फिर उसी प्लाज्मा से फिर अपना टेस्ट करिए। और एक रेड भाल है, ये देखिए, ये जो है ये सीधे लिखा ही हुआ है क्लोट, क्लोट एक्टिवेटर। इसका मतलब इसमें कोई एंटीकोगुलेंट नहीं होता है, इसमें कोई केमिकल ही नहीं होता है, इसमें सब एंटीकोगुलेंट, सब केमिकल होता है। ये लिखे थी पाउडर के फॉर्म में होता है, देखिए इस तरह से, देखिए आपको हम दिखाते हैं, ये देखिए इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन इसमें भी, इसमें नहीं है। इसमें क्या है कि इसमें जब ब्लड हम रखेंगे पेशेंट को तो क्लोट बना देगा। कम से कम 30 मिनट रखना चाहिए। अगर 30 मिनट के बाद फिर इसको क्या करिए, सेंट्रीफ्यूज करिए। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद क्या किया जाता है, इसमें से फिर सीरम छोड़ेगा। सीरम छोड़ने के बाद फिर वही सीरम से डायग्नोस्टिक किया जाता है, टेस्ट किया जाता है। तो हम तो खुद करते ही हैं, आपको हम वीडियो में बताएंगे और वीडियो में दिखाएंगे भी किस तरह से किया जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग वीडियो को शेयर करिए ताकि दूसरे को मौका मिले। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में अब चलते हैं। ये तो हम बता दिए हैं, आप बताते हैं थोड़ा देरी में, आप बताते हैं कि किस तरह से सेंट्रीफ्यूज किया जाता है। ये हुआ सेंट्रीफ्यूज मशीन जो आप देख रहे हैं। इस तरह से आप बॉटम टिपेंगे, देखिए रनिंग हो रहा है। रनिंग इस तरह से होता है कि जैसे देखने के बाद जैसे लगता है कि उल्टे साइड जो है रनिंग कर रहा है, लेकिन ये उल्टा साइड नहीं है, ये सीधा रनिंग कर रहा है।
देख सकते हैं आवाज़ भी इसको कितना ये हो गया लॉक। तो अब देख लिए। अब देखिए किस तरह से सेंट्रीफ्यूज होने के बाद होता है। ये है EDTA ब्लड जो एंटीकोगुलेट ब्लड है, देख सकते हैं। इसको मिक्स भी कर सकते हैं, देखिए इस तरह से मिक्स भी कर सकते हैं। और फिर इसको इसमें अगर प्लाज्मा चाहिए तो फिर इसको सेंट्रीफ्यूज करिए और फिर इसको टेस्ट लगाइए। और इसमें जो है सीरम है जो केवल ब्लड जो है देखिए इस तरह से क्लॉट हो गया है। ये मिक्स करने पर मिक्स कभी नहीं होगा क्योंकि इसमें सीरम है। अब प्लाज्मा में मिक्स होता है, इसमें एंटीकोगुलेट नहीं होता है बल्कि प्लाज्मा में एंटीकोगुलेट होता है, आप देख सकते हैं। तो चलिए अपने देख लिए। और थोड़ा एक और बता देते हैं कि आर्टिफिशियल ब्लड के मतलब क्या है कि मानवित यानी कि मानव से बनाया हुआ ब्लड जो मानव बनाता है। हम ब्लड बना के आपको बताएंगे आर्टिफिशियल जो घर पे रूम पे बनता है, हम बनाएंगे ब्लड कैसे बनता है। लेकिन वो ब्लड हम जब बनाएंगे तो वो क्लॉट नहीं होगा, सीरम नहीं छोड़ेगा, प्लाज्मा नहीं छोड़ेगा, आप उसको सेंट्रीफ्यूज नहीं कर सकते हैं, उसमें से उससे आप डायग्नोस्ट यानी कि टेस्ट भी नहीं कर सकते हैं। वो एक तरह के एक्सपेरिमेंट के तौर पर है कि ब्लड एक कैसे हम घर पे हम बना सकते हैं या क्या चीज़ में यूज कर सकते हैं। उसका तो यूज कुछ होता ही नहीं है, लेकिन कोई कोई में मतलब जैसे एक्टर वगैरह ये सब में यूज वही होता है, वही ब्लड होता है जो बनता है घर पे। तो हम ब्लड बना के दिखाएंगे किस तरह से आर्टिफिशियल ब्लड बनता है। तब तक ये वीडियो में बने रहिए। और तो चलिए आपको हम ये बताते हैं। यह हुआ आर्टिफिशियल ब्लड जो आप खुद बना सकते हैं रूम पे। ये एक्सपेरिमेंट करके हम आपको बता रहे हैं ये, लेकिन इस ब्लड का कोई काम नहीं है खास। तो अब देख लिए। हल्दी डाले, हल्दी डालने के बाद सरफ डाले और सरफ डालने के बाद उसको मिक्स किए। मिक्स करने के बाद आप देखिए किस तरह से कलर जो है चेंज हो रहा है। अब इसको सिरिंज में लेंगे, देखिए सिरिंज में लेने से लग रहा है कि ब्लड ही है, लेकिन आमतौर पर समझा था तो एक तरफ से ब्लड ही है। आप देख सकते हैं कॉटन पर किस तरह से है। ये देखिए कोई नहीं कह सकता है कि ये ब्लड नहीं है, सब बोल सकता है कि हाँ ये ब्लड है। लेकिन इसको जांचेगा तो पता चलेगा कि नहीं से भाई ब्लड नहीं है। अब इस ट्यूब में क्यों डाले हैं? ट्यूब में इसलिए डाल रहे हैं कि ताकि देखने में लगा कि ये डायग्नोस्टिक यानी कि पैथोलॉजी में जांच हो रहा है। इस तरह से देखिए पैथोलॉजी में जो भी ब्लड जाता है इस तरह से इस ट्यूब में जाता है, देख सकते हैं आप। तो चलिए अपने देख लिए। अब उस केमिकल जो है उस ब्लड को हम गिराएंगे और गिराने के बाद देखिए किस तरह से लगेगा। देखिए लग रहा है कि ये जो है से ब्लड ही है गिरा हुआ, लेकिन ब्लड तो नहीं है। यह जो सिरिंज में है यह दो प्रकार के ब्लड होते हैं, एक आर्टेरियल ब्लड है, एक वेनस ब्लड, जो कि कलर डिफरेंट होता है। तो अपने देख लिए किस तरह से कैसे प्रोसेस है और आपको हम दिखा दिए वीडियो में, प्रैक्टिकल भी हम दिखा दिए करके, और आपको हम ब्लड भी हम बना के दिखा दिए किस तरह से कैसे आर्टिफिशियल ब्लड बनता है। तो अब चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में आप बताते हैं अगला टॉपिक। तब तक के लिए जय हिंद।